शुरू करें? यस सर। अच्छा, हम लोगों का ऑडिटिंग में चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ओवर, रिस्क, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल ऑडिट ओवर, कंपनी ऑडिट विथ डेप्रिसिएशन एंड डिविडेंड ओवर, ऑडिट रिपोर्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम लोग आते हैं मेरा लास्ट एरिया, जिससे मेरा 45 मार्क्स तो कवर हो चुका है। दैट इज माय लास्ट एरिया 15 मार्क्स का। आप बैठा हुए आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं नवंबर में कॉलेज खुलने वाला है, मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फुल प्रिपरेशन ले रहा है कॉलेज ओपन होने के लिए। तो नवंबर में कॉलेज ओपन हो जाएगा, तो इट इज वेरी मच क्लियर जो आप लोगों का भी जो एग्जाम होगा ऑफलाइन में ही एग्जाम होगा नेचुरली। तो आप लोगों का दिसंबर जनवरी में जो भी एग्जाम होगा ऑफलाइन में होगा, ऑफलाइन मोड में। अगर इन ड्यूरिंग दैट पीरियड थर्ड वेव डेंजरसली इफेक्ट नहीं करता है, थर्ड वेव तो चल रहा है लेकिन उतना ज्यादा इफेक्ट आई थिंक नहीं होगा जितना पहले हुआ है, बिकॉज वैक्सीनेशन एक मैटर था जो हम लोगों ने काफी इंडिया ने बहुत हद तक कवर करके रखा, सक्सेस मिला है इंडिया को। तो आई थिंक बिना एक डोज के कॉलेज में आने नहीं देगा, एटलीस्ट 1 डोज इज नेसेसरी। ऐसा कोई स्टूडेंट अभी क्लास में है जिसका एक डोज भी नहीं हुआ है? अब्दुल तुम्हारा? ऐसा कोई? यस सर। हाँ सर अब तक नहीं हुआ है मेरा। ये क्यों कर रहे हो? इतना बार बोलने के बाद क्यों कर रहे हो अब्दुल? सर ले लेंगे सर, वो फॉर्म फिलअप हम कर चुके हैं। मतलब तो कब डेट है? मेरा डेट नहीं आया अभी तक, हमको एक साइन चाहिए। हमने जो नोटिस दिया है उसमें क्लिक करो, 3-4 जगह करके रखो, जहां पर मिल जाएगा ले लेना। ले लेंगे सर बहुत जल्द। नहीं तो एटलीस्ट 1 डोज बिना सर्टिफिकेट को कॉलेज में घुसने नहीं देगा। चलो, तो हम लोग लास्ट चैप्टर मेरा एरिया में जो करना है उसमें लास्ट चैप्टर में करने जा रहा हूं, दैट इज अदर थर्स्ट एरिया ऑफ ऑडिट। ऑडिट का अदर एरियाज जो हम लोगों का कवरेज में आना है, अदर थ्रस्ट एरिया ऑफ ऑडिट। चलिए, यहां पर हम लोगों को डिटेल में अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर कवर किया है वो दैट इज फाइनेंशियल ऑडिट के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। लेकिन अभी अदर थ्रस्ट एरिया में जहां पर सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट तो हो चुका है, अब हम लोग क्या दूसरे एरिया में भी जहां पर ऑडिट हो सकता है, पॉसिबल एरिया, वहां पर हम लोग उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जो सर फाइनेंशियल ऑडिट छोड़ के भी और एरिया में भी ऑडिट हो सकता है, जैसा वैसा कितना एरिया आप लोगों को, 7 एरिया आप लोगों के सिलेबस में है। कॉस्ट ऑडिट मतलब कॉस्ट जो कॉस्टिंग का जो रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है उसका रिकॉर्ड का जो ऑडिट होगा दैट इज कॉस्ट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट मतलब मैनेजमेंट को जो डेटा देते हैं उसके लिए जो ऑडिट करना है दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट। टैक्स ऑडिट, टैक्स अथॉरिटी के लिए जो ऑडिट करना पड़ता है दैट इज टैक्स ऑडिट। सोशल ऑडिट, कंपनी ने कितना सोशल ऑब्लिगेशन फुलफिल किया है वो देखने के लिए सोशल ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट मतलब आपने जो काम किया है वो कितना लॉजिकल था वो देखने के लिए प्रोप्राइटरी ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट, आपने जो एक्टिविटी किया है एज पर प्लान प्रोग्राम किया है और नहीं, दैट इज परफॉर्मेंस ऑडिट। एनवायरमेंट ऑडिट, आपने जो बिजनेस कर रहे हैं वहां पर आपने एनवायरमेंट को कितना अफेक्ट किया और आपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए कितना काम किया है, ये सब ऑडिट। देखिए यहां पर कुछ ऑडिट स्टैट्यूटरी है और कुछ ऑडिट नॉन स्टैट्यूटरी है। इसका मतलब है कुछ ऑडिट आपको करना ही पड़ेगा और कुछ ऑडिट आप चाहे तो कर सकते हैं, मतलब कंपलसरी नहीं है, स्टैट्यूटरी नहीं है। इसमें कॉस्ट ऑडिट और टैक्स ऑडिट छोड़ के बाकी कोई स्टैट्यूटरी नहीं है।
आप चाहे तो कर सकते हैं, जो कंपनी ये सब करेगा उसका मार्केट में गुडविल होगा, जो कंपनी ये सब नहीं करता है उसका मार्केट में ऐसा गुडविल नहीं होगा। एक छोटा एग्जांपल, एक जमाने में एक टाइम था, यहां पर खिदिरपुर कॉलेज में खिदिरपुर लोगों का स्टूडेंट नहीं पढ़ता था, पढ़ता भी था तो बहुत कम। कल हम लोग एक्सेस कर रहे थे, ग्रुप में ऐड कर रहे थे, कितना स्टूडेंट, मोर देन 80%, जितना तक अभी कवरेज हुआ है, मोर देन 80% खिदिरपुर का है, बाकी 20% मेट्रो भुज एरिया का है। और जो बोल रहा है, हम लोग पूछ रहे थे, मैं पर्सनली पूछ रहा था क्यों एक कॉलेज सिलेक्ट क्यों किया, मेट्रो भुज में तो हनीमून घोष है, बोल रहा है सर वहां पर पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। मैंने वो पूछा तुमको किसने बोला, इसमें मेरा 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट सूरज, पिल्ली, भार्गव, ये सब का नाम स्टूडेंट ने लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट का नाम लिया है। वो रिलेटिव नहीं है, लेकिन वो लोगों ने बहुत कॉलेज के बारे में तारीफ किया है, डिपार्टमेंट के बारे में तारीफ किया है। तो देखिए, हम लोग, ऐसा एक कॉलेज है जिसका पूजा के टाइम क्लास होता है, ये मैंने शुरू किया था पूजा के टाइम क्लास करना। पूजा के टाइम मतलब पूजा का गैप, आपको शायद याद है, आप लोगों ने भी तो किया है, पूजा यस वैकेशन, सर, समर वैकेशन में क्लास किया है। एनुअल यस सर। सर, भर भर के किए ऑनलाइन सर। कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद तो हम लोगों को, मेरे हाथ में तो चांद लग गया, मतलब कोई छुट्टी नहीं दूंगा। मतलब जो पूजा के टाइम में ऑफिशियल छुट्टी होता है, पूजा के दिन नेचुरली वो छुट्टी रहेगा, उसके बाद ना लक्ष्मी पूजा और काली पूजा के भीतर एक लॉन्ग गैप रहता है, इसका जरूरत नहीं पड़ता है, स्टूडेंट को रुकना मतलब कोई मतलब नहीं है, हम लोग वहां पर भी क्लास कराते हैं। तो ये सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। तो दैट इज आप क्या बोलेंगे, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, अगर मैं क्लास नहीं करता मुझे कुछ रोक सकेगा कोई, कुछ कोई बोल सकता है नो ये तो ऑफिशियली छुट्टी है। लेकिन हम लोग उसका प्रोसेस, हम लोग डिफरेंट कुछ किए, सो दैट डिपार्टमेंट का गुडविल इंप्रूव हुआ। वो लोग जब बोल रहा हूं, हम लोगों के टीचर का नाम नहीं बोल सकते, एक टीचर का नाम भी ठीक तरीके से नहीं बोला, लेकिन वो डिपार्टमेंट का नाम लिया। हम लोग तो ही चाहते थे डिपार्टमेंट का नाम सामने आए, डिपार्टमेंट का नाम में सामने आने का इसका मतलब है लोकल पीपल जो है वो बाहर क्यों जाएगा, वो ट्यूशन के जगह यहां पर पढ़ने का बिलीव करेगा। तो ये मैटर था, आप लोगों के साथ शेयर किया, व्हाटएवर। चलिए, तो हम लोग अदर थर्स्ट ऑफ एरिया में ऑडिट में आएंगे, जहां पर कुछ स्टैट्यूटरी है और कुछ स्टैट्यूटरी नहीं है, आपको कंपल्शन नहीं है, लेकिन आप चाहे तो कर सकते हैं, मतलब कंपनीज एक्ट में स्टैट्यूटरी नहीं है ना। पहले आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट इज अ प्रोसेस फॉर वेरीफाइंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड based on the cost accounting records maintained by the company for utilization of material, labor and other items and examination of adherence of cost accounting plan for expressing an opinion thereon। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग शॉर्ट में लिखेंगे, नीचे मैंने जो बॉक्स कर दिया, इट इज द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड कॉस्ट स्टेटमेंट। दूसरा, इट इज द एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड टू इंश्योर द एडहेरेंस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान एंड पॉलिसी। एडहेरेंस मींस इंश्योर, दैट इज आप लोग जो कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान एंड पॉलिसी कंपनी ने फ्रेम किया है उसको फॉलो अप किया गया है। फॉलो अप मतलब उसको फॉलो किया गया है और नॉट। तो चलिए, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस, कॉस्ट ऑडिट इज अ प्रोसेस टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेस टेंडर्ड।
तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए ही लगता है, सर्विस इंडस्ट्री के लिए नहीं। और चलो एक बार लिख के रखो, सर्विसेज रेंडर्ड, it is based on cost accounting records maintained by the company. It is based on the cost accounting records maintained by the company. Cost accounting record क्यों maintain करता है company? For utilization of material, utilization of labor and other cost items. It is the examination of the adherence of cost accounting plan and policy for expressing opinion thereon. तो ये सब काम क्यों करते हैं? So that we can express opinion thereon. Cost audit includes efficiency audit and propriety audit. Efficiency audit मतलब आपने काम कितना कम खर्चा में किया है, और प्रॉपर्टी और आपका काम का लॉजिक क्या था, तो ये दोनों ही इसके भीतर आता है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑडिट का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपली इट इज द कॉस्ट ऑडिट इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग, सिंपली बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब थर्ड पार्टी करेगा कोई। कॉस्ट ऑडिट इज द प्रोसेस फॉर वेरीफाइंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड, बट इट इज अ verification of cost accounting records for accuracy of cost accounts and cost statement भी बोल सकते हैं। It is based on, it is the process for verifying, to verify cost accounting records। हाँ ठीक है, to verify the cost of goods manufactured or service rendered. It is based on the cost accounting records maintained by the company for utilization of material. It is the verification of cost accounting records maintained by the company for utilization of material, labor and other cost. तो मैं इसको 3 पॉइंट में बांट सकता हूं। फर्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑडिट इज अ प्रोसेस फॉर टू वेरीफाई द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। It is the verification of cost accounting records maintained by the company for utilization of material, labor and other cost. It is the examination of the adherence of cost accounting plan and policy for expressing opinion thereon. Cost audit includes efficiency audit and propriety audit. So they are the 3 important points relating to the concept of cost audit. Any doubt? यहां तक कोई डाउट बेटा? Now what are the objective of cost audit? The objective of cost accounting are as follows: to verify the arithmetical accuracy of the cost record. मतलब आप लोग को याद है, हम लोगों ने कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ओपन कराया था आप लोगों से सेमेस्टर 2 आई थिंक, याद करो। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट। Yes, sir. To verify the arithmetical accuracy of cost record, to detect and prevent the fraud and error, to ensure that cost accounting policy and procedure are followed as per plan. That is जिसको आप लोग बोलते हैं adherence, मतलब cost plan and policy and procedure को follow करना। To ensure that principles of cost accounting employed in the certain industries are followed. मतलब इंडस्ट्री में जो प्रोसेस फॉलो होता है, जो
प्रिंसिपल में कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन होता है, आपका कंपनी में सिंस यू आर बिलोंगिंग इनटू द सेम इंडस्ट्री सेम प्रोसेस फॉलो होता है। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, आपका जो रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड आपका ए इंडिकेट करता है कॉस्ट एफिशिएंसी। दूसरा कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, दैट इज ऑल्सो कॉस्ट एफिशिएंसी। तो हेल्प द कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अच्छा, याद है आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन? कॉस्ट कंट्रोल मतलब है विद इन द स्टैंडर्ड के भीतर आपको कॉस्ट को इनकर करना है, और कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कॉस्ट रिडक्शन का मतलब आपका लिए क्या होता है बेटा? कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है आप स्टैंडर्ड को ही चैलेंज करेंगे, बोलेगा इतना कॉस्ट नहीं हो सकता है, स्टैंडर्ड बोल रहा है 10 रुपए, आप बोलेंगे नहीं 6 रुपए में कॉस्ट हो सकता है, दैट इज आपने कॉस्ट का स्टैंडर्ड को ही चैलेंज कर दिया, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन मतलब मिनिमम वेस्टेज, टू हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर प्राइस, मतलब प्रोडक्ट का जो फेयर प्राइस होना है वो भी डिटरमिन करता है, ये कॉस्ट डिटरमिन करता है तो कॉस्ट, लेकिन उसका वेरिफिकेशन करता है कॉस्ट ऑडिट, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट। टू हेल्प इंटर-फर्म कंपैरिजन, इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट। तो ये सब आपका ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट ऑडिट का। नाउ प्रोविजन, Provision of Companies Act 2013, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑडिट एंड कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए कंपनीज एक्ट में क्या प्रोविजन है? मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एज पर कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014, as per companies cost record and audit rules 2014, central government shall specify class of companies to whom cost records is compulsory, मतलब जहां पर cost record maintain करना आपके लिए compulsory है। as per the rule, two types of sector are identified for this purpose, दो सेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया है, एक रेगुलेटरी सेक्टर जो रेगुलेशन में रहता है, पेट्रोल, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, शुगर, फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब किस में आता है? ये रेगुलेटरी सेक्टर में आता है। और दूसरा नॉन रेगुलेटरी सेक्टर, नॉन रेगुलेटरी सेक्टर मतलब अदर देन रेगुलेटरी सेक्टर। बी कॉस्ट ऑडिट, रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 148 इन एडिशनल टू फाइनेंशियल ऑडिट। तो किसके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना अनिवार्य है? रेगुलेटरी सेक्टर एंड नॉन रेगुलेटरी सेक्टर, दोनों कैटेगरी में सेक्टर को आइडेंटिफाई किया है। कॉस्ट रिकॉर्ड कॉस्ट ऑडिट, रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 148 इन एडिशन टू फाइनेंशियल ऑडिट, मतलब 148 में कॉस्ट ऑडिट भी आपको करना पड़ेगा, फाइनेंशियल ऑडिट तो करना ही पड़ेगा इन एडिशन टू दैट। क्या क्या है? रेगुलेटरी सेक्टर और नॉन रेगुलेटरी सेक्टर दोनों का जो कैटेगरी है उसने किया है। रूल 3 बोल रहा है मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट रिकॉर्ड कौन कौन लोग मेंटेन करेगा? एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब रेगुलेटरी सेक्टर जिस में जो आता है उसका अगर एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 35 करोड़ से अगर ज्यादा है तो उसको कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। नॉन रेगुलेटरी सेक्टर में भी सेम बोला है, एग्रीगेटेड टर्नओवर फ्रॉम द प्रोडक्ट और सर्विस ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 35 करोड़ से अगर ज्यादा है तब भी उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो सर रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए दोनों के लिए रेगुलेटरी और नॉन रेगुलेटरी में कोई अंतर नहीं है। नाउ रूल 4 में एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट में कुछ है, एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फ्रॉम प्रोडक्ट्स
एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर 50 करोड़ से ऊपर जाता है, आई रिपीट, वो अगर 50 करोड़ से ऊपर जाता है तो उसको कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड का ऑडिट कराना पड़ेगा। प्लस एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम इंडिविजुअल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर 25 करोड़ से ऊपर जाता है, मतलब कुल मिला के 50 करोड़ से ऊपर जाता है तो उसके लिए कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है। टोटल मिला के 50 करोड़ से ऊपर नहीं जाता है लेकिन इंडिविजुअल प्रोडक्ट 25 करोड़ से ऊपर है तो उसके लिए भी कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी है अगर ये रेगुलेटरी सेक्टर में पड़ता है। तो अगर नॉन रेगुलेटरी सेक्टर है तो ये 50 करोड़ का जगह 100 करोड़ हो जाएगा और 25 करोड़ की जगह 35 करोड़ हो जाएगा। मतलब अगर वो नॉन रेगुलेटरी सेक्टर में जो आता है उसका अगर एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, सब प्रोडक्ट एंड সার্ভিস মিলাকে সবকিছু নিয়ে যদি 100 কरोड़ 100 কোটির উপরে 100 কোটির উপরে হয় তাহলেই ওর জন্য কি লাগবে অ্যাপ্লিকেবল অফ কস্ট অডিট, আদারওয়াইজ নো। আর ইন্ডিভিজুয়ালি যদি 35 কरोड़ এর উপরে হয় নন রেগুলেটরি সেক্টরের ক্ষেত্রে তার ক্ষেত্রে দ্যাট ইজ দ্য অডিট ইজ নেসেসারি। Appointment of cost auditor under section 148 of the Companies Act 2030, only board of directors shall appoint cost auditor within 180 days of the commencement of the financial year and fix the remuneration as per the recommendation of audit committee। माने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर को कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा वो भी 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के 180 दिन के भीतर ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसका अपॉइंटमेंट करेगा, रेम्यूनरेशन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा बट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमिटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल इन्फॉर्म कॉस्ट ऑडिटर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एज अबाउट सच एन अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट देने के बाद ऑडिटर को भी, कॉस्ट ऑडिटर को भी इन्फॉर्म करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करेगा। कॉस्ट ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये कोई 2 टर्म या 5 ईयर ऐसा कुछ नहीं है, 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है। जैसे ही एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है, मतलब एजीएम के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा इसका टर्म खत्म। कॉस्ट अकाउंटेंट्स विद अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैन अपॉइंट एज अ कॉस्ट ऑडिटर। कौन अपॉइंट हो सकता है? ओनली कॉस्ट अकाउंटेंट कैन अपॉइंट। राइट एंड ड्यूटीज आर सेम एज कॉस्ट कंपनी ऑडिटर। कंपनी ऑडिटर का जो राइट एंड ड्यूटीज है इसका भी सेम राइट एंड ड्यूटीज, मतलब बुक एक्सेस कर सकता है, ब्रांच में ले सकता है, एक्सप्लेनेशन उसको मिल सकता है, एवरीथिंग। द कॉस्ट ऑडिटर शैल सबमिट कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म नंबर, ये शेयर होल्डर को नहीं देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देता है, इन फॉर्म नंबर CRA3 एंड CRA4, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट 3, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट 4, CRA3 एंड CRA4 ये 2 फॉर्म नंबर में उसको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिटर एंड मेंटेनेंस ऑफ records and objective of cost audit। हर साल आइदर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। Any query? Any query? सर ये नहीं समझ में आया सर, 50 करोड़ टर्नओवर 100 करोड़ 50 करोड़ टर्नओवर अगर वो रेगुलेटरी सेक्टर है तो उस रेगुलेटरी सेक्टर के लिए नियम है, अगर सब प्रोडक्ट मिला के आपका लास्ट ईयर में 50 करोड़ से ऊपर अगर टर्नओवर है तो आपके लिए कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा करंट ईयर में। अगर ये 50 करोड़ का कंडीशन फुलफिल नहीं होता है लेकिन इंडिविजुअल प्रोडक्ट से आपका 25 करोड़ से ज्यादा है, प्लस मतलब ये भी होना है और ये भी होना है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट से आपको 25 करोड़ से ऊपर आपको टर्नओवर है तो आपके लिए क्या होगा? कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा। सर कंपनी ऑडिट में तो ये कवर अप होगा ही ना, तो वो दोबारा एक नया ऑडिटर क्यों अपॉइंट करेगा कॉस्ट के लिए?
आपने गलत सोच रहे हो, मैं कॉस्ट ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड बोल रहा हूं। कॉस्ट ऑडिट का बेसिक पर्पस है टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। सिंपल लाइन में अगर लिखोगे, कॉस्ट ऑडिट का एक सिंपल पार्ट है वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। आपने जो कॉस्ट रिकॉर्ड कैलकुलेट बनाया है उसका वेरिफिकेशन करेगा, उसका वाउचिंग करेगा, वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करता है और नॉट, वो चेक करेगा। तो ये ऑडिट किसके लिए कंपलसरी है? अगर 50 करोड़ से ऊपर रेगुलेटरी सेक्टर के लिए उसका टर्नओवर है तब ये कंपलसरी है। ये फाइनेंशियल ऑडिट के ऊपर नहीं बोल रहा, फाइनेंशियल ऑडिट तो करेगा ही। आप तो जानते ही है फाइनेंशियल ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट दो अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन होता है। याद करो, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। यस सर। ठीक है, यस सर। now concept of tax audit. Tax audit is the independent examination of financial records of the entity to ascertain the correctness of the taxable profit. मतलब taxable profit कैलकुलेट करने के लिए जो करेक्टनेस है वो करेक्ट है और नहीं, उसके लिए टैक्स ऑडिट करना पड़ता है। यहां पर आपको कुछ न्यू आइटम आएगा। Objective of tax audit: to evaluate the correctness of taxable profit, to ascertain the correct tax liability, to ensure correctness of books of accounts, to restrict tax evasion practices, क्या आप टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे हैं, फाकी तो नहीं दे रहे हैं, to ensure the provision for income tax act has been properly followed while claiming the deduction। और एक पॉइंट आना चाहिए, ascertain the correctness of losses। नहीं तो आप गलत सेट ऑफ कर लेंगे। दैट्स वाई टू ascertain the correctness of losses to be losses for set off। ओके, टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेक्ट है और नहीं, टैक्स लायबिलिटी, इवन लॉस को जो लॉस सेट अप कर रहे हो फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो उसका करेक्टनेस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का करेक्टनेस एंड टैक्स इवेशन। आप ऐसा कोई कदम तो नहीं ले रहे हो? हाँ, দুটোতেই করতে বলেছিল। আচ্ছা, পরে বুঝবি বাবাকে, যা যা যা। नाउ प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्स ऑडिट। देखिए मेरे टाइम ये सिलेबस में था, लेकिन आप लोगों के टाइम में ये सिलेबस में नहीं है। दैट इज कंपलसरी टैक्स ऑडिट सेक्शन 44AB। वहां पर क्या बोला है, कंपलसरी टैक्स ऑडिट आपको करना पड़ेगा। जहां पर 44AB मतलब कंपलसरी है, जहां के लिए जिस जिस प्रोफेशन के लिए आपको टैक्स ऑडिट करना, टैक्स ऑडिट करना कंपलसरी है। 50 लाख 120 लाख का पैरामीटर्स है, जहां उससे होगा तो आपको कंपलसरीली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा। सिलेक्टिव टैक्स ऑडिट 100 सेक्शन 142(2)A। आपको याद है मैंने आप लोगों को स्क्रूटनी असेसमेंट पढ़ाया था? यस सर। यस सर। अगर असेसिंग ऑफिसर को ये पूरा मेथड समझ में नहीं आ रहा है, उसको डाउट हो रहा है मन में करेक्टनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तब वो क्या कर सकता है? ऑडिट का ऑर्डर दे सकता है। वही ऑडिट का सेक्शन है 142(2)A। फॉर 142(1) था नोटिस, 142(2)A दैट इज सिलेक्टिव ऑडिट, कंपलसरी ऑडिट एंड सिलेक्टिव ऑडिट बा स्पेशल ऑडिट। इसको स्पेशल ऑडिट ही करो।
The condition where tax audit under section 144B is compulsory. तो पहले आते हैं कंपल्सरी टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB में क्या बोल रहा है? द कंडीशन वेयर टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB इज कंपल्सरी फॉर बिजनेस हुज टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट मोर देन 100 lakhs for business whose total turnover or gross receipt is more than 100 lakhs in the previous year. Next, for professional whose gross receipt is more than 50 lakhs in the previous year. For the person who carries business or profession covered under presumptive tax 44AE 44AF and claim total income deemed is less than deemed income under the relevant section. बताता है for business whose total turnover or gross receipt is 100 lakhs in the previous year. क्या बोल रहा है? बिजनेस जिसका टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट रुपीज 100 lakhs. For business whose total turnover और ग्रॉस रिसीट, मतलब जिस बिजनेस का टर्नओवर 100 lakhs के ऊपर है उसको टैक्स ऑडिट करना कंपलसरी है. वो चाहे कंपनी हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, व्हाटएवर में भी. फॉर अ बिजनेस जिसका टोटल टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है उसका टैक्स ऑडिट करना कंपलसरी. फॉर प्रोफेशन जिसका ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर हो उसका टैक्स ऑडिट करना कंपलसरी. फॉर अ पर्सन who carries business or profession, जो बंदा बिजनेस और प्रोफेशन कवर कौन सा सेक्शन में 44AE एंड 44AF, यहां पर डिम्ड इनकम होता है. डिम्ड इनकम मतलब वो पूरा कंप्यूट इनकम कंप्यूट नहीं करेगा, बोल देगा क्या टोटल टर्नओवर के ऊपर 8% आपका टैक्सेबल इनकम और कोई कैलकुलेशन नहीं होगा. इसको बोलते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस, माने एज्यूम कर लेते हो, प्रिज्यूम कर लेते हो, उस बेसिस में टैक्स करना. वो सेक्शन 44AE 44AF मतलब जो लोग गड्डी चलाता है ना, ट्रक, वो लोगों के लिए कवर करता है. जो लोग रिटेल शॉप चलाता है वो लोगों के लिए कवर करता है. तो जो लोग प्रिजम्पटिव बेसिस में टैक्स कराता है लेकिन उसको लग रहा है उसका टोटल इनकम क्या है, कम है, जो डीम्ड इनकम आप कैलकुलेट किए हो, डीम्ड इनकम से अगर टोटल इनकम अगर कम है, वो अगर मानता है तो उसको टैक्स ऑडिट करा के ही इसको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. तो उसके लिए भी टैक्स ऑडिट कर सकते हैं. तो इसके लिए कंपलसरी है. तो टैक्स ऑडिट 44AB के लिए 3 कैटेगरी के लिए, एक फॉर बिजनेस हुज टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट इज मोर देन 100 lakhs in the previous year. Number 2, for the profession whose gross receipt is more than 50 lakhs in the previous year. Number 3, for a person who carries a business or profession under the deemed presumptive basis. सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख सकते हो. जब पर्सन हु आर कैरिंग अ बिजनेस और प्रोफेशन अंडर प्रिजम्पटिव बेसिस एंड क्लेम दैट हिज टोटल इनकम इज लेस देन डीम्ड इनकम, उसके लिए भी टैक्स ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा. एलिजिबिलिटी, ओनली अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एलिजिबल फॉर टैक्स ऑडिट. प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट विद अ COP. ड्यू डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न, ये रिटर्न कब तक सबमिट करना पड़ेगा. Tax audit report has to submit within 30th September of the relevant assessment year in form number 3CA and 3CB, and also submit the prescribed form in form number 3CD electronically. By the way, मुझे लग रहा है ये डेट चेंज हो चुका है. मुझे लग रहा है ये 31 अक्टूबर हो चुका है. अगस्त सितंबर आई थिंक लग रहा है ये 31 अक्टूबर हो चुका है. 31 अक्टूबर क्यों आपको लगा? बिकॉज रिटर्न फाइलिंग के साथ इसका कनेक्शन है. मैंने बोला था ना, जिसका ऑडिट होता है उसका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग 31 अक्टूबर. याद करो. यस सर. तो ये वाला केस है, वहां से डेट लिया था. एक्चुअली टैक्स ऑडिट कंप्लीट होगा तभी तो उसका इनकम कंप्लीट होगा, तभी वो रिटर्न सबमिट करेगा, इसलिए उसको 31 अक्टूबर करके रखा है.
for the relevant assessment year in form number 3CA and 3CB. Also submit particulars in form number 3CD electronically. ये सब फॉर्म उसको जमा देना पड़ता है, फॉर्म 3CA, 3CB and 3CD. तो ये था कंपलसरी ऑडिट 44AB जो इसमें कवर करता है. स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 142(2)(a). The condition where such special audit is necessary. Assessing officer shall order the special audit under section 142(2)(a) under the following two situations. Under the following two situations, assessing officer shall order for special audit under the following two situations. First, complexity and nature of the accounts. Number 2, for the interest of revenue. देखता हूं थोड़ा चेंज करके क्या होता है, तो होल्ड कर दो. ठीक है. कॉम्प्लेक्सिटी एंड नेचर ऑफ द अकाउंट्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू. ये दो कारण के लिए वो लोग स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर दे सकता है. However, approval from the Commissioner of Income Tax is necessary before issuing such order. ये ऑर्डर इशू करने से पहले अप्रूवल फ्रॉम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इज नेसेसरी, अदरवाइज नहीं हो सकता. एलिजिबिलिटी ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एलिजिबल फॉर सच ऑडिट, nominated by the Chief Commissioner of Income Tax. कौन नॉमिनेट करेगा? अप्रूवल लगेगा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का, लेकिन उसको नॉमिनेट करेगा चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. तो ये था टैक्स ऑडिट एंड उसका रिलेटेड प्रोविजन. Now, concept of propriety audit. Propriety audit is the independent appraisal and evaluation of decision making process by the management. मतलब ये मैनेजमेंट जो डिसीजन लेता है उसका वो इवेल्युएट करता है क्या जो डिसीजन लिया है वो कंपनी के फेवर में जाएगा और नॉट. It evaluates whether the decisions are taken following the plan and policies and the standard adopted by the organization, and the decisions are taken in the best interest of the organization. मतलब जो डिसीजन लिया है मैनेजमेंट ने वो क्या कंपनी के इंटरेस्ट में लिया है, हित में लिया है, ना खुद के हित के लिए लिया है. दूसरा, डिसीजन लेने का जो प्रोसीड्यूर है ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक प्रोसीड्यूर होगा, वो प्लान एंड पॉलिसी ऑन स्टैंडर्ड फॉलो हुआ है और नहीं. So proprietary audit is the independent appraisal, evaluation of decision making process by the management. It evaluates whether the decisions are taken following the plan and policies and standards adopted by the organization, and the decisions are taken in the best interest of the organization. In organization का best interest में हुआ है or not. Objective of proprietary audit. Proprietary audit का objective क्या है? The objective of proprietary audit are as follows. To evaluate the business operation are conducted in the interest of the organization. Organization का interest में उसका हित के लिए ही business operation conduct किया जाता है. To evaluate the efficiency of decision taken by the management. ये क्या करता है? Evaluate करता है decision making process, जो management जो डिसीजन लेता है वो कितना एफिशिएंट डिसीजन लेता है. टू चेक द ट्रांजैक्शन आर एंटर, देखेगा जो ट्रांजैक्शन आर एंटर हुआ है फॉर द बिजनेस इंटरेस्ट, नॉट फॉर द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट. मतलब जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है मैनेजमेंट का पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट में के लिए लिया है. टू चेक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एज पर एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड नॉर्म्स.
टू चेक ट्रांजैक्शन डू नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ कैपिटल इरोशन। ऐसा तो कुछ नहीं डिसीजन लिया है जिससे कंपनी का कैपिटल इरोड होके जा रहा है। टू प्रोवाइड सजेशन टू द मैनेजमेंट फॉर इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को आप सजेशन देंगे फॉर इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। बोलिए तो दीपक कुछ देर पहले सवाल कर रहा था, सर फाइनेंशियल ऑडिट है तब भी इसका जरूरत है। आप लोग खुद बोलिए इसका जरूरत है और नहीं। सर कहीं पर फाइनेंशियल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव था मैनेजमेंट का डिसीजन ठीक लिया है और नहीं लिया उसमें माथा गलाना? क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर की अथॉरिटी है मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो ठीक लिया है गलत लिया है उसके ऊपर टिप्पणी करना? नो सर। नो सर। तो ये ऑडिट स्पेशल ऑडिट है, दैट्स व्हाई ये सब के लिए हम लोग प्रोप्राइटरी ऑडिट कराते हैं। इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट को लगता है कराना है तो कराइए। Now, what is the performance audit? The objective of the performance audit are as follows. अच्छा पहले performance audit होता क्या है? Performance audit is an independent and critical examination of the system of operation and program. ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ज्यादा काम में आता है। कोई प्रोग्राम आपने कंडक्ट किया है, मान लीजिए आपने कोविड मिशन का कोई प्रोग्राम आपने कंडक्ट किया है, तो आप देखेंगे आपने जो कोविड मिशन का प्रोग्राम कंडक्ट किया है ये प्रोग्राम क्या 3 ई को सेटिस्फाई करता है और नॉट। दैट इज इकोनॉमी, मतलब आपने वेस्टेज नहीं किया अपना रिसोर्स का, दूसरा एफिशिएंटली आपने काम किया है, और थर्ड आपने जो काम किया है वो किसी का उपकार में बेनिफिट में आया है, इफेक्टिवनेस। तो 3 ई ऑलवेज याद रखना, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। हर गवर्नमेंट का, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, ऑलवेज मोटिव रहता है 3 ई, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। हाँ, जो लोगों से गवर्नमेंट कराता है वो उल्टा पुल्टा करता है, उसके लिए वो क्या करेगा, लेकिन रीजन वही है, उसके हाथ में नहीं है। मतलब वो इवेल्युएट करेगा जो प्रोग्राम, कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है उसका क्रिटिकल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा, सिस्टम ऑफ ऑपरेशन एंड द प्रोग्राम, एंड इवेल्युएट वेदर प्रोग्राम इज कंडक्टेड विद द प्रिंसिपल ऑफ 3E, efficiency, economy and effectiveness. It is the process of evaluating operational efficiency of the organization. मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है वो कितना एफिशिएंटली काम करता है। पहले था डिसीजन मेकिंग, प्रोप्राइटरी ऑडिट रिलेटिंग टू डिसीजन मेकिंग, और ऑपरेशनल और परफॉर्मेंस ऑडिट इज रिलेटिंग टू ऑपरेशनल एफिशिएंसी। याद रहेगा, performance audit, proprietary audit is basically deals with the decision making efficiency. ये सब खाता में नोट करके रखो। और performance audit deals with the operational efficiency of the organization. मतलब जो ऑपरेशन किया है वो with the following the principle of 3E, that is efficiency, effectiveness and economy. जो डिसीजन लिया है following the best interest of the company or not, that is a proprietary audit. So there is a difference between a performance audit and a proprietary audit. What are the objective of proprietary audit? The objective of the performance audit are as follows: to see that assets are utilized properly and effectively, to see the resources are procured in the right quantity at the lowest possible price. मतलब it is talking about EOQ. To see the optimum utilization of resources to produce the required output. जितना होना चाहिए उतना ही resources utilize किया है, wastage नहीं किया है. To see the function of is performed effectively. To see each function is performed effectively. जो प्रोडक्ट जो ऑपरेशन रिलेटेड फंक्शन है वो इफेक्टिवली काम करता है, यस और नो। अच्छा, ऑलवेज बोलूंगा क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट आया बा कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट आया तो परफॉर्मेंस ऑडिट बा प्रोप्राइटरी ऑडिट लिखने के साथ 2-3 ऑब्जेक्टिव लिख देना। सिर्फ ऑब्जेक्टिव आया तो थोड़ा कॉन्सेप्ट लिख के ही ऑब्जेक्टिव लिखना, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में मत घुस जाना सिंस ऑब्जेक्टिव पूछा है। ओके, तो मैनेजमेंट ऑडिट एंड एनवायरमेंट ऑडिट एंड सोशल ऑडिट में कल कराऊंगा। आज यहां तक ही रखेंगे हम लोग।
तो हम लोगों का कल के भीतर मुझे लग रहा है ये पार्ट खत्म हो जाएगा, अदर थ्रस्ट एरिया। यहां से बड़ा क्वेश्चन कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट से ही आएगा, और छोटा क्वेश्चन आ सकेगा परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, सोशल ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो इसको कवर अप करना। अभी भी टाइम है, आप लोग पढ़ाई बढ़ाइए, बिकॉज ये इंग्लिश में लिखना होगा। आप अगर हाथ आप लोगों का नहीं चलेगा तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग आराम से टाइम, ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं है सर, थोड़ा 5 मिनट दीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है। हाथ को स्पीड में बढ़ाना पड़ेगा, लिखना होगा, कंटिन्यूअस लिख के लिखते 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 प्रैक्टिस में आना है। एटलीस्ट जितना आपसे होगा आप छोटा करके उतना ही लिखिए, सर इतना मुझसे होगा, मैं उतना ही लिखूंगा। सर अपना लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर तुमको लग रहा है कोई लैंग्वेज तुमको टफ लग रहा है, यू कैन डू इट, लेकिन मेरा ओपिनियन है, मैंने जब ये नोट्स बनाया है तब मैं आप लोगों का पोजीशन ध्यान में रख के ही बनाया था। ऐसा कोई टिपिकल वर्ड आता है तो इसका बगल में मैं मतलब लिख देता हूं, अगर आपको लग रहा है। लेकिन टेक्निकल वर्ड को कभी भी चेंज मत करना। आपने ऑपरेशन एफिशिएंसी वर्ड को उठा दिया, आपने लिख दिया है गुड परफॉर्मेंस, पूरा काट देगा। ऑपरेशन एफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग एफिशिएंसी, ये सब वर्ड लिखना पड़ेगा बेटा। हम लोग इसको बोलते हैं टेक्निकल वर्ड। क्वेश्चन एग्जामिनर ऑलवेज खोजता है वो बेटा टेक्निकल वर्ड लिखा है और नहीं, बाकी सब वो पढ़ता नहीं है, तो जानते ही सभी इधर उधर लिखेगा। वो टेक्निकल वर्ड खोजता है, वो टेक्निकल वर्ड, उसको डिफरेंस पता है परफॉर्मेंस एंड प्रोप्राइटी के बारे में। अच्छा, आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, कल आप लोग सब क्लास में रहेंगे, बिकॉज मैं कल प्रोबेबली जीएसटी शुरू करने वाला हूं, और ऑडिट का जो ये बाकी पार्ट है हो सकता है मैं फ्राइडे में आप लोगों को पढ़ाऊं। जो मैनेजमेंट ऑडिट, सोशल ऑडिट और एनवायरमेंट ऑडिट है वो मैं शायद फ्राइडे को पढ़ाऊं। ठीक है, बा उल्टा भी कर सकता हूं, डिपेंड्स द सिचुएशन। इस हफ्ते में ही जीएसटी शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके, कमिंग बड़ा 14-15 क्लासेस जो मेरा लगेगा, प्लीज आप लोग एब्सेंट मत कीजिएगा, बिकॉज जीएसटी आप लोगों का करियर में भी बहुत हद तक काम में आएगा। तब तो सर नहीं रहेंगे,